दोस्तों अब जब यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन में लगभग 30 दिनों का समय बाकी है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर मैं फुल लेंथ मॉक्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, इनको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें फुल लेंथ मॉक्स को देना चाहिए, फुल लेंथ मॉक के टाइम हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके जितने भी डाउट हैं फुल लेंथ मॉक के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत तसल्ली से बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से आपको एक फुल लेंथ मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए और आप कैसे उसका एक बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट से परेशान हैं तो हमने आपके लिए एक 1900 एमसीक्यू की बुक तैयार कर दी है। इस बुक को आप Amazon पे भी परचेज कर सकते हैं और इस बुक को आप हमारी सॉफ्ट कॉपी स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं, store.edutech.in से। एंड दोस्तों इस पूरी बुक में आप लोगों को आईआरएन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस के 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं, जो कि विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जिनको आप अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हमें फुल लेंथ मॉक्स को अप्रोच करना चाहिए और क्या हमें फुल लेंथ मॉक स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब एग्जामिनेशन में सिर्फ 30 दिन का समय बाकी है, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई अगर आप लोगों ने अभी तक फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है तो आपको फर्दर डिले नहीं करना चाहिए, आपको बहुत स्ट्रांगली अब फुल लेंथ मॉक दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक राइट टाइम है फुल लेंथ मॉक देने का और जो वहां पे लर्निंग आएंगे उनको इंप्रूव करने का। तो यहाँ पे फुल लेंथ मॉक में आप और डिले मत करिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर गिविंग मॉक्स। ओके, अब हम बात करते हैं भाई राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द मॉक्स क्या होना चाहिए। देखो, राइट वे समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मॉक हम किस पर्पस के साथ दे रहे हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ दे रहे हैं। ये जो मॉक है हमें क्या जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जब हम मॉक देते हैं। कुछ बच्चों का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई हमें अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है, हमें देखना है कि भाई हम एग्जाम की जो तैयारी है वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम राइट स्टेटस इस टाइम मेंटेन कर पा रहे हैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या नहीं कर पा रहे हैं। तो अपना लेवल चेक करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करने के लिए बहुत सारे बच्चे मॉक देते हैं। कुछ बच्चे इसलिए मॉक देते हैं क्योंकि उनको एक्चुअल एग्जाम की रिहर्सल करनी होती है। रिहर्सल का मतलब क्या है, भाई उन्हें जो कंडीशन उनके एक्चुअल एग्जाम में आने वाली है वैसी ही कंडीशन सिमुलेट करनी है, ताकि उनको एग्जाम कंडीशन एकदम एलियन ना लगे, डिफरेंट ना लगे। वो उन कंडीशन के लिए पहले ही खुद को रेडी करके जाए। और ये बहुत अच्छा जो एक अप्रोच रहता है जब भी आप किसी मेजर एग्जाम को टारगेट करने वाले होते हो, तो उस एग्जाम को एक्चुअल में देने से पहले आपको उस एग्जाम जैसे बहुत सारे फुल लेंथ मॉक्स दे देने चाहिए, ताकि आप उस एग्जाम के लिए मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से रेडी हो जाओ। फिर दोस्तों कुछ बच्चों को अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी होती है कि भाई अगर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो कहीं मेरी प्रिपरेशन में कोई गैप तो नहीं है। अगर कोई गैप है तो मुझे पता लग जाए कि भाई हाँ ये गैप है। तो वो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके उन पे इंप्रूवमेंट का काम भी बच्चे करना चाहते हैं। और कुछ बच्चे इसलिए मॉक देते हैं ताकि वो एक सिलेबस को रिवाइज करने की भी टेक्निक ढूंढ पाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक्टिव जो है रिकॉलिंग के थ्रू रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन काफी अच्छी इफेक्टिव मानी जाती है। जो बार बार बुक्स को पढ़ते रहते हैं तो पैसिव रीडिंग कहीं ना कहीं आप लोगों को जो लगता था कि मुझे आता है, बट आप कंसेप्ट्स को अप्लाई करना नहीं सीख पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रिवीजन के लिए फुल लेंथ मॉक्स को जो है यूज करते हैं और एक टारगेट रखते हैं हर फुल लेंथ मॉक के लिए कि बच्चा इस फुल लेंथ मॉक के लिए मुझे इन कंपोनेंट्स को रिवाइज करके जाना है, अगले फुल लेंथ मॉक के लिए मुझे इन कंपोनेंट्स को रिवाइज करके जाना है। तो उनकी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी वो कहीं ना कहीं अलाइन हो जाती है विद द फुल लेंथ मॉक। तो कुछ बच्चों के ऑब्जेक्टिव वे भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं इन चारों ऑब्जेक्टिव को इसी पॉइंट से समराइज करना चाहूंगा कि जब भी आप फुल लेंथ मॉक देने जा रहे हैं तो आपका गोल जो है वो इंप्रूव करना होना चाहिए, ना कि खुद को प्रूव करना। देखो बहुत सारे बच्चे जो है इमोशनली अटैच हो जाते हैं विद द फुल लेंथ मॉक। भाई यहाँ पर हम फुल लेंथ मॉक देने वाले हैं और अगर परफॉर्मेंस डाउन आ गई तो हम शायद डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो सर यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से आपकी सिलेक्शन या फिर आपकी जो है लाइफ की जो है पूरे डिसीजन की आपकी एक जो डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं फुल लेंथ मॉक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अभी भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, उस पर काम कर और एग्जाम में और रेडी होके जा। तो यहाँ पे आप लोगों को इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ फुल लेंथ मॉक देना चाहिए, ना कि खुद को प्रूव करना कि भाई मैं बेस्ट हूं। अगर फुल लेंथ मॉक में 240 नंबर आ भी गए 300 में से, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपके एक्चुअल एग्जाम में भी 240 नंबर आ जाएंगे, वहां पे कंडीशन डिफरेंट होंगी। तो कहीं ना कहीं फुल लेंथ मॉक में अगर आपके कम नंबर आते हैं तो वो आपको एक मैसेज मिलता है, बहुत पॉजिटिव मैसेज मिलता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है कि भाई बहुत बढ़िया तेरे नंबर कम आ गए, अब तुझे पता लगेगा भाई तेरी ये मिस्टेक है, इनको काम जो है इंप्रूव कर और अगली बार और रेडी होके जा। फिर अगली बार और मिस्टेक्स पता लगेंगे, उनको ठीक कर, फिर और रेडी होके जा। तो हर बार आप अपने पिछले वर्जन से बेटर वर्जन बन के फुल लेंथ मॉक दे रहे हो और एग्जाम में आप एक बहुत अच्छा वर्जन बन के जाओगे अपना। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है फुल लेंथ मॉक देने का वो इंप्रूवमेंट का होना चाहिए। आपको जो है इमोशनली अटैच नहीं होना किसी भी फुल लेंथ मॉक से। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो लर्निंग आपको हर एक फुल लेंथ मॉक से मिल रही है उनके ऊपर आप काम करके ही अगला फुल लेंथ मॉक दो। अब दोस्तों बात करते हैं कि राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द फुल लेंथ मॉक क्या होना चाहिए।
देखो यहाँ पे जब हम राइट वे ऑफ अटेम्प्टिंग की बात करें तो सिर्फ पेपर देते टाइम हमारे को किस तरीके से अप्रोच फॉलो करनी है उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। पेपर देने से पहले हमें क्या जो है पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पेपर देते टाइम हमें कौन से पॉइंट का ध्यान देखना है और कौन से पॉइंट का ध्यान हमें पेपर देने के बाद रखना है वो भी हमें ध्यान रखने जो है तीनों पॉइंट डिस्कस करने हैं। भाई प्री मॉक हमें कौन सा जो है एरिया बहुत अच्छे से जो है चेक करना है, ड्यूरिंग मॉक हमें किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है और मॉक देने के बाद उसके लिए हमें क्या क्या जो है एक्शन लेने हैं, ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखो जब मैं प्री मॉक की बात करता हूं तो प्री मॉक मतलब जब आपने फुल लेंथ मॉक दिया नहीं है, आप फुल लेंथ मॉक देने की सोच रहे हो तो आपने प्लानिंग कर ली कि यार हाँ मुझे फुल लेंथ मॉक देना है, तो सबसे पहले आप उसका जो है डे और टाइम डिसाइड करो। मेरे हिसाब से आप लोगों का जो टाइम एंड डेट है वो जर्नली जो है एग्जाम की जो कंडीशन है एक्चुअल उनको सिमुलेट करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर है वो संडे को होने वाला है और संडे को भी आपका जो पेपर है वो 9:30 से 11:30 होने वाला है, तो जो भी मॉक आप देने की सोच रहे हो वो मेरे हिसाब से आप लोगों को इसी टाइम 9:30 से 11:30 के ड्यूरेशन में देना चाहिए। बट क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं, आपको जो है मॉक ज्यादा देने हैं, तो आप संडे के अलावा किसी और दिन भी मॉक दीजिए, बट 9:30 से 11:30 के बीच में ही मॉक दीजिए। यही टाइम आपका फुल लेंथ मॉक देने का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको डेट एंड टाइम डिसाइड करनी है। अब ऐसा नहीं कि भाई सो के उठे सुबह 6 बजे और मॉक उठा के लगाने बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं है। आपको बहुत क्लियरली एक टाइम डिसाइड करके उसी टाइम में फुल लेंथ मॉक देना है और आपको उसके लिए मेंटली रेडी होना है कि हाँ यार 9:30 से 11:30 फुल लेंथ मॉक देना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर टाइम और शेड्यूल के हिसाब से आपको फुल लेंथ मॉक देना है। और दोस्तों एनवायरमेंट क्रिएट करके देना। देखो जब आप फुल लेंथ मॉक देने बैठ रहे हैं तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं कि भाई टेबल पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और उन्हीं बुक्स के ऊपर पेपर रख के पेपर सॉल्व कर रहे हो, ओएमआर शीट पे आंसर मार्क कर रहे हो। नहीं, आप लोग अपना टेबल खाली करिए, जैसे आपको एग्जाम के जो है हॉल में मिलने वाला टेबल आपका, वहां पे सिर्फ एक पानी की बोतल होगी, ठीक है, आपकी पेन और पेंसिल होंगी, पेपर होगा, ओएमआर शीट होगी। तो आपको इस टाइम पर घर पे आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं तो वैसी ही कंडीशन सिमुलेट करनी चाहिए और फिर फुल लेंथ मॉक देना चाहिए। तो राइट डे एंड टाइम पे राइट एनवायरनमेंट में आप फुल लेंथ जो है मॉक देंगे एंड दोस्तों राइट माइंडसेट के साथ। ऐसा नहीं कि भाई हम फुल लेंथ मॉक सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि चल एक सर ने बोला था 10 मॉक दे देते हैं तो आप देना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार हाँ ये मॉक टेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मॉक टेस्ट को देने से पहले मुझे ये रिवाइज करना है, मुझे इस तरीके से मॉक टेस्ट को अप्रोच करना है और मुझे बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देना है। तो अगर आप एक अच्छे माइंड से एक सीरियसनेस के साथ मॉक टेस्ट दोगे तभी जाकर आप उससे एक यूटिलिटी ड्राइव कर पाओगे। अदरवाइज वो फुल लेंथ मॉक जो है देने के बाद अगेन रद्दी में आप फेंक दोगे, फिर अगला फुल लेंथ मॉक उठाओगे रद्दी में फेंक दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो फायदा तभी होगा जब आप एक प्रॉपर अप्रोच, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ जो है टेस्ट देने की जो है कोशिश कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे ना तो उससे पहले भी आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस वाली चीजें चल रही होंगी कि यार पेपर अगर नहीं निकला तो, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए, पेपर में वैसे क्वेश्चन आ गए। वैसा ही एटीट्यूड, वैसा ही माइंडसेट आप लोगों को इस टाइम पर फुल लेंथ मॉक से पहले भी मेंटेन करना, ताकि आप उसके लिए रेडी हो जाओ कि ठीक है जो भी होगा देखेंगे, हम तैयारी करके आए हैं, लेट्स हैंडल द पेपर। तो यहां पे इस अप्रोच के साथ आपको पेपर देना चाहिए। एंड दोस्तों हर एक फुल लेंथ मॉक में अपने से एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। अगर आपके पिछले फुल लेंथ मॉक में नंबर 115 थे आउट ऑफ 300, तो इस बार आपको ये एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि यार मुझे कम से कम 115 प्लस मार्क्स लेकर आना है, 115 से नीचे नहीं जाना है, इससे ऊपर ही जाना है। अगर आपने अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन सेट करी कि भाई आज मुझे अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, तो उस एक्सपेक्टेशन को जो है चेक करने के लिए फुल लेंथ मॉक दीजिए। हाँ भाई आज मुझे अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, मुझे अपना गेस्ट वर्क चेक करना है, तो हर एक मॉक से एक एक्सपेक्टेशन चेक जो है सेट करने के बाद ही मॉक दीजिए कि भाई आज मुझे जो मैंने अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ और इंग्लिश रिवाइज कर लिया है उसको चेक करना है। तो एक एक्सपेक्टेशन क्लियर है, ऐसा नहीं कि रैंडमली मॉक दे रहे हैं। क्योंकि मैं अगेन इस पॉइंट को, प्री मॉक एनालिसिस वाले पॉइंट को इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि भाई रैंडमनेस हमें अवॉइड करनी है। हमें हर एक फुल लेंथ मॉक के लिए अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश करनी है कि भाई हाँ मैंने ये एक्सपेक्टेशन सेट करके ये फुल लेंथ मॉक दिया था और ये मेरी परफॉर्मेंस है, तो एक्सपेक्टेशन में मैं कितना खरा उतरा और क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो इस तरीके से अगर आप फुल लेंथ मॉक दोगे, प्री मॉक माइंडसेट बना के रखोगे, तब जाकर आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप बाद में दिखेगा भी। ठीक है, दूसरी बात अब बात करते हैं ड्यूरिंग मॉक की। देखो ड्यूरिंग मॉक जब आप पेपर देने बैठे, आपके सामने पेपर आ गया है, आपके पास पेन एंड पेपर है, ओएमआर शीट है, तो पहले तो जब आप पेपर सॉल्व करने वाले हो उससे पहले आप लोगों को एक बार क्विकली पेपर को गो थ्रू कर लेना चाहिए। एक जो है एक ओवरऑल लुक ले लेनी चाहिए पेपर की, भाई किस तरह का पेपर दिख रहा है, लेंथी पेपर है या फिर छोटा पेपर है या फिर पिछली बार से थोड़ा टफ पेपर लग रहा है, ट्रिकी पेपर लग रहा है। एक हल्का सा 2 मिनट का ओवरव्यू पेपर का पक्का लेना है, क्योंकि उसके हिसाब से हम अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमें जो है मेंटेन करनी पड़ सकती है। कई बार बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ किसी पेपर को अप्रोच करते हैं और दोस्तों उसमें गलती क्या होती है कि जैसे ही वो पेपर थोड़ा डिफरेंट निकलता है बच्चे बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को प्री डिफाइंड माइंडसेट नहीं रखना है, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ये मान के चलना है कि भाई पेपर जो है बहुत डिफरेंट आ सकता है और मुझे अपनी अप्रोच फ्लेक्सिबल रखनी है, क्योंकि मेरी तैयारी किसी पेपर को डील करने में मेरी हेल्प करेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने क्विकली 1-2 मिनट का ओवरव्यू लेने के बाद पेपर का, उसके बाद आपने पेपर में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करने हैं। देखो कुछ बच्चों की अपनी टेक्निक होती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम पीछे से आगे आते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते हैं। देखो जो भी आपका तरीका है, आप जो भी तरीका फॉलो करो, मेरे हिसाब से 1 से 100 जो है या 1 से 120 चलना ठीक रहता है। बट अगर आप अपना राउंड कोई स्टाइल फॉलो कर रहे हो, आप कोई भी स्टाइल फॉलो करो, बट आपको 2 राउंड फॉर्मूला फॉलो करना है। मैं आपको बताऊंगा अभी 2 राउंड फॉर्मूला क्या है। दूसरी बात कि आपका ड्यूरिंग मॉक एक बहुत क्लैरिटी के साथ ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे अपनी टाइम मैनेजमेंट चेक करनी है। मैं कितना टाइम ले रहा हूं पेपर को सॉल्व करने में, क्या मैं इस पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन को लगभग 100 मिनट के टाइम में कंप्लीट कर पाया हूं। अब देखो आप बोलेंगे कि सर पेपर तो 120 मिनट का है, तो 100 मिनट का टाइम आप क्यों कह रहे हो? देखो 20 मिनट में आप लोगों को कहीं ना कहीं OMR शीट, ठीक है, पानी पीने का टाइम या फिर वॉशरूम जाने का टाइम, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं लेना चाहिए, आपको पहले ही ये फ्री होके बैठना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जो है काफी ट्रिकी आ जाता है, पेपर काफी ट्रिकी आ जाता है, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जो आप पहले छोड़ने वाले होते हैं, तो उनके लिए रखना पड़ता है। तो 100 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन 2 राउंड में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट चेक करनी है कि भाई मैं OMR शीट में कैसे आंसर लगाऊं, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आंसर लगाता चलूं, या फिर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 क्वेश्चन के आंसर लगाऊं, या फिर पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद OMR शीट में आंसर लगाऊं, क्या अप्रोच फॉलो करूं, कहां पे टाइम कम लग रहा है, कहां पे इजी फील हो रहा है। देन दोस्तों आपको अपना गेस वर्क भी चेक करना है। कैसे करना है, वी विल टॉक। एंड आपको आर्ट सीखनी है, एक अपने इमोशंस को, अपने जो है जो अपने आपके जो बहुत सारे रिएक्शंस हो गए उनको कंट्रोल करने की। कैसे मैं बताता हूं आपको अभी, ठीक है। अब दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं सेकंड राउंड फॉर्मूला की। देखो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आपको इसका अंडर 100% अंडर जो है आंसर पता है कि भाई इसका आंसर श्योर शॉर्ट यही है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो बी था वो मार्क कर दिया। तो यहां पे आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जहां पे आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट है भाई इसका आंसर तो 100% मुझसे लिखवा के ले लो कि इसका आंसर तो ए है, इसका आंसर तो बी है, इसका आंसर तो सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने पहले राउंड में अटेम्प्ट करना है। एंड दोस्तों यहां पे आपने किसी भी क्वेश्चन पे 60 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेना है। मैक्सिमम टाइम जो आप यहाँ पे डिवोट कर सकते हो वो है 60 सेकंड। उससे ऊपर अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो वो क्वेश्चन आपने सेकंड राउंड के लिए मार्क कर लेना है। आपने पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व किया, आपने बी आंसर लगा दिया, आपको 30 सेकंड लगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन 2 पे गए, यहां पे आपको लग रहा है कि यार क्वांट का क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला गया कि भाई ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, और ऑप्शन में दिया गया कि भाई स्टेटमेंट 1 इज इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 इज इनफ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको लग रहा है भाई इस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है, इसमें मुझे कम से कम जो है ग्रेटर देन 60 सेकंड लग जाएंगे, तो आपने इसको स्टार मार्क कर लिया कि इसको मैं सेकंड राउंड में देखूंगा। पहला क्वेश्चन आपको 100% आता था, आपने उसका आंसर लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको लग रहा था कि आता है बट टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपने सेकंड राउंड के लिए उसको सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आप पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या था कि आपको एक जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन ए बी सी डी 4 आपके पास थे, आपने डी और बी एलिमिनेट कर दिए पहली बार में ही, लेकिन ए और सी में आपको डाउट हो गया कि भाई अब इनमें से क्या आंसर है। तो यहां पे अगेन आप लोगों ने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर देना, क्योंकि यहां पर अभी आपने दिल या दिमाग नहीं लगाना है, आपने इसको सेकंड राउंड में चेक करना है। तो पहले राउंड में हम सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जो कि इजी हैं, जो कि शॉर्ट हमें आते हैं, और यहां पे हम जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि पहले राउंड में हमें शॉर्ट और क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि हमारे पास टाइम बचे और हम जो है आगे वाले राउंड पे जो है फोकस कर पाए। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम किसी क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर हम कई बार क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते हैं, हम छोटे छोटे एरर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जल्दी करना जरूर है, लेकिन हाई एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पे एक्यूरेसी कंप्रोमाइज नहीं करनी है। अब देखो मैं बहुत बार एक एग्जांपल देता हूं कि कई बार क्वेश्चन पूछा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। आपको 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपने जब पहला ऑप्शन पढ़ा आपको लगा कि हाँ ये तो आंसर है, आपने मार्क कर दिया, लेकिन उसमें पूछा था प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव, और वो था ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जल्दी के चक्कर में आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क कर दिया, क्योंकि आपको 60 सेकंड की जो है टाइमलाइन आपके ऊपर लटक रही थी। तो यहाँ पे आपने वो गलती नहीं करनी है। 60 सेकंड बहुत होते दोस्तों, तो ट्रस्ट मी, अगर एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के साथ सामने है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है वो आपके सामने है, तो आप 30-40 सेकंड भी अगर लगाएंगे उस क्वेश्चन में, पूरा अच्छे से उसको पढ़ेंगे, तो भी आप राइट आंसर मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 सेकंड 20 सेकंड को बचाने के चक्कर में आंसर गलत मत मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से पहले राउंड में हमारे सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए जहां पर हम 100% श्योर थे और जहां पर हमने कम टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम आएंगे सेकंड राउंड पे। यहां पे हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन होंगे,
जहां पे टाइम ज्यादा लगने वाला है, लेकिन हमें पता है कि हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो पहले हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, हम उनके आंसर मार्क करेंगे। और दोस्तों जहां पे हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, हम उनको भी पक्का मार्क करेंगे। देखो मैं आपको ये बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि जहां पर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं और आप 2 में डाउटफुल हैं, उन क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, उन क्वेश्चन का आंसर आपने पक्का लगा के आना है, पक्का। कोई इसमें शंका ही नहीं, बच्चे कहेंगे कि सर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। देखो अगर आप 2 क्वेश्चन जो है 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं, तो जनरली अगर आप 10 क्वेश्चन ऐसे पाएंगे जहां पे आप कंफ्यूज हैं और वहां पे अगर आपके 5 भी ठीक हुए और 5 गलत भी हुए तो भी आप नेट पॉजिटिव में रहेंगे। तो यहाँ पे ये गलती मत करना कि आप इन क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, यहाँ पे जनरली आप लोगों को पॉजिटिव मार्क ही देखने को मिलते हैं। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर आप लोगों को जो है एक ऑप्शन एलिमिनेट करना जो है आता था, लेकिन 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो गए, एबीसी में आप कंफ्यूज हो गए। तो अगेन यहां पर आपने कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लगाना है। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब क्या है कि यार हाँ, ऐसे ना 8 क्वेश्चन है जहां पर मैं एक ऑप्शन तो पक्का एलिमिनेट कर पा रहा हूं लेकिन बाकी 3 में कंफ्यूज हूं, तो आपने इनको इस तरीके से जो है अटेम्प्ट करना कि हाँ मैं एक अटेम्प्ट जो है 4 अटेम्प्ट करता हूं, अगर एक करेक्ट भी हो गया 3 इनकरेक्ट भी हो गए तो भी मैं नेट पॉजिटिव में आ जाऊंगा, मतलब 0 पे आ जाऊंगा। तो आपने इन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन कब अटेम्प्ट करना है? जब आपको लगता है कि यार मेरी नैया डूब रही है, ठीक है, मेरे जो मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड करके आया था और पेपर के हिसाब से जो मुझे नंबर ऑफ अटेम्प्ट लग रहे हैं कि भाई पेपर मॉडरेट है, मुझे 100 अटेम्प्ट करने चाहिए और मेरे 100 अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, उस केस में आपने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बट इस पूरी लॉजिक के साथ कि भाई कॉस्ट बेनिफिट क्या रहेगा कि 4 क्वेश्चन है, चल अटेम्प्ट करता हूं, एक भी ठीक हो गया 0 पे आ जाऊंगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको फुल लेंथ मॉक देते टाइम प्रैक्टिस करनी है। आपके लिए फुल लेंथ मॉक एक एक्चुअल एग्जाम ही है, आपको उसको उसी तरीके से हैंडल करना है, ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों एक और बात याद रखिए, कई बार हमें थर्ड अटेम्प्ट पे भी जाना पड़ सकता है एक्सेप्शनल सिचुएशन में। अभी एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है कि भाई पेपर बहुत ही टफ आ गया, ठीक है, आप लोगों ने सोचा हुआ था कि मैं जो है बहुत अच्छा जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड निकालूंगा और उसी में मेरा काम चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का जब हमने टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट किए तो आपके अटेम्प्ट से सिर्फ 70, ठीक है, और पेपर आपको लग रहा है कि यार टफ जरूर है लेकिन 70 क्वेश्चन में मेरी सिलेक्शन नहीं होने वाली क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, तो वहां पर आपको थर्ड राउंड पे जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा जो है तुक्का मारना पड़ेगा या फिर इमोशनल गैस लगाना पड़ेगा, बट वो तरीका एक एक्सेप्शन सिचुएशन में आपको जो है हैंडल करना ही पड़ेगा थर्ड अटेम्प्ट का। तो इस तरीके से सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड के थ्रू हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। अब बच्चों का जो है कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सेकंड राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन लेवल पे, ये डिपेंड करता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे, और ये डिपेंड करता है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ पेपर इजी होते हैं लेकिन लेंथी होते हैं, तो वहां पर आपके फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन कम होंगे, सेकंड राउंड में ज्यादा होंगे। कुछ पेपर इजी होते हैं, ठीक है, और जो है छोटे भी क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर आपके इस राउंड में ज्यादा क्वेश्चन होंगे। कई बार बच्चा बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आ रखा होता है तो उसके फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन नंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा मल्टीपल फैक्टर पे, बट आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और बात देखो, मैं बहुत बहुत ज्यादा इस पॉइंट से रिलेट करता हूं क्योंकि मैंने कई बार किसी क्वेश्चन से दिल लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट वहां पर आप हमेशा मुंह खाते हैं। क्यों मुंह खाते हैं? एक क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्वांट का क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर करके आ रखे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे, तो पहली बार जब आप सॉल्व करने बैठे तो आपने उसके ऊपर 30 सेकंड लिए, लेकिन आपको लग गया कि यार 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 44 फॉर एग्जांपल, आपने 30 सेकंड ले लिया लेकिन आपको लगा कि यार अभी 60 सेकंड में नहीं हो पाएगा, तो आपने इसके ऊपर स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, आपने इसको सेकंड राउंड के लिए सेट कर दिया। अब सेकंड राउंड में आप इसके पास आए क्वेश्चन नंबर 44 के पास, ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन को अब आपने सॉल्व करना शुरू किया, तो यहां पर आपके 2 मिनट ऑलरेडी लग गए और अभी भी आप सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए हो। तो ऐसे क्वेश्चन पे फिर आप ये मत सोचना कि यार अब तो मैं इस पे इतना टाइम लगा चुका हूं तो इसको सॉल्व करता ही करता हूं, अब तो 2.5 मिनट लगा चुका हूं और टाइम लगा के इसको सॉल्व करता ही करता हूं, ऐसा मत सोचना। अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है किसी क्वेश्चन पे, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो डोंट लूज अ फॉरेस्ट व्हाइल चेजिंग वन ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत सारे टॉपर से मैंने सुना है और हमने खुद भी इसको जो है बच्चों को मिस्टेक करते हुए देखा है, तो आपने गलती नहीं करनी है। फर्स्ट राउंड 1 से 120 क्वेश्चन गए, ठीक है, आपने देखा कि भाई 40 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हो गए, बहुत बढ़िया। सेकंड राउंड 1 से फिर 120 पे दोबारा गए, ठीक है, यहाँ पे आपके 30-40 क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। फिर थर्ड अटेम्प्ट पे जाइए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर 60 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, फिर एक बार इनको रिव्यू करके आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोसीड करना चाहिए, बट यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट जरूरी पड़ सकता है अगर पेपर बहुत टफ आया है, ठीक है। अब दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए फुल लेंथ मॉक 2 घंटे का नहीं है, आप उसको 30 मिनट के ड्यूरेशन में जो है डिवाइड करिए, क्योंकि तभी आप टाइम मैनेजमेंट बेटर कर पाएंगे। कैसे कि सर अच्छा
पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं 100 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, मेरा ये स्पीड होना चाहिए। बट मैंने देखा कि भाई पहले 30 मिनट में सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूं। तो यहाँ पे आपको एक जो है वार्निंग साइन दिख गया कि भाई तू स्लो चल रहा है, तो आपने अपनी स्पीड हल्की सी बढ़ाई। तो यहाँ पे अगर आप 30 मिनट में खुद को रिव्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे के 30 मिनट को बेटर प्लान कर पाएंगे। तो आपने इस पूरे टाइम स्लॉट को, 2 घंटे के टाइम स्लॉट को 30 मिनट के पीरियड में लेके चलना है और उसके हिसाब से आपने आगे वाली स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। अब दोस्तों हमेशा अपना एक स्टाइल डेवलप करिए ओएमआर शीट में। आप पहली बार क्वेश्चन का जो है जब आप फुल लेंथ मॉक 1 दे रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही उसका आंसर आप लगाते रहिए ओएमआर शीट में, देखिए भाई कितना टाइम लग रहा है। सेकंड फुल लेंथ मॉक में क्या करिए कि 10-10 क्वेश्चन के सेट जो है बना के उनका आंसर लगाइए ओएमआर शीट में। तीसरे फुल लेंथ मॉक में क्या करिए भाई एक बार एंड में सारे आंसर लगाइए, देखिए कि भाई आपको कौन सा स्टाइल बेस्ट सूट करता है और उस स्टाइल को भी फॉलो करिए। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ये वाला थर्ड वाला स्टाइल सही नहीं रहता कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बाद में ओएमआर शीट पे लगाओ, क्योंकि गलती से अगर एक ऑप्शन भी गलत मैच हुआ तो आपका सारा आगे गलत मैच हो जाता है। तो वो ऑप्शन अवॉइड करिएगा, आप इन दो में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। दोस्तों राउंड 1 में एक्यूरेसी पे फोकस करिए स्पीड के साथ। मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड होनी चाहिए, 60 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन पे, लेकिन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राउंड 2 में लगभग 60 से 90 सेकंड का टाइम आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप अपना गैस वर्क टेस्ट करना चाहते हैं तो पहले 3 मॉक में अपना गैस वर्क चेक कर लीजिए। देखो मेरा गैस वर्क बहुत खराब था, मुझे पता है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का तुक्का मारूंगा तो 99% चांस है कि वो गलती होगा, तो मैंने तुक्का मारना बंद कर दिया। अब निशान सर थे, बहुत अच्छा आईक्यू था, ठीक है, बहुत लॉजिक से तुक्का मारते थे और उनका तुक्का सही होता। तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि भाई आपका तुक्का कैसा है, आपका गैस वर्क कैसा है। तो यहाँ पे अगर आप लॉजिकली गैस जो है मार रहे हैं तो आपको जो है फिर पेपर में भी गैस लगाने चाहिए। और आपने एक बार 3 फुल लेंथ मॉक में अपना पॉजिटिव टू नेगेटिव रेशियो चेक कर लेना कि भाई मैंने 10 तुक्के मारे थे तो मेरा स्कोर नेट पॉजिटिव आ रहा है, नेट नेगेटिव आ रहा है, ये आपने एक बार चेक करना है। अगर नेट पॉजिटिव आपका हर बार स्कोर आ रहा है तो आपको तुक्के एग्जाम में भी मारने चाहिए। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप पेपर देने के बाद उसकी एनालिसिस कर रहे हो तो आपने ये पक्का देखना है कि जब मैं तुक्का मार रहा था तो क्या मेरा वे ऑफ थिंकिंग सही था। क्योंकि अगर आपका वे ऑफ थिंकिंग सही है हर क्वेश्चन में तो दोस्तों फिर आप एक सही आईक्यू वाले हो और आप सही तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करो, फिर आपको पेपर में भी वो तरीका फॉलो करना चाहिए, तुक्का मारना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी थिंकिंग राइट वे में जा रही है, ठीक है। अब दोस्तों आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग इमोशन क्या है, देखो ये पेपर आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है, फिर मेरे हिसाब से नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी एक तरीका फॉलो करता है और वो तरीका कई बार वेरी करता है। तो आपके हिसाब से चीजें जो है नहीं चल सकती, अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। तो कई बार हम ना एक स्ट्रेस्ड फीलिंग फील कर लेते हैं यार ये क्या करें, आप पेपर तो बहुत डिफरेंट आ गया। तो वहां पे अगेन आपको रिलैक्स रहना है, अगर आपके लिए पेपर डिफरेंट है तो पूरी जनता के लिए पेपर डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, काम रहना है और तरीके से चीजों को हैंडल करना है। दोस्तों कई बार आपका जो है फेफड़ा कह रहा होगा कि यार और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, पेपर इजी लग रहा है, शायद बहुत लोग 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो पीछे रह रहा है 100 क्वेश्चन के अटेम्प्ट में। दोस्तों कोई बात नहीं, आपने खुद को कंट्रोल करना है कि यार नहीं, अगर मैं 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दूंगा तो मेरे अगर नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई तो मेरी कट ऑफ शायद 1 नंबर से जो मिस हो जाए। तो वहां पे कंट्रोल, अगेन कंट्रोल कैसे होगा, जब आप सारे फुल लेंथ मॉक प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। हर फुल लेंथ मॉक में अपने आप को कंट्रोल करने की भी प्रैक्टिस करो। दोस्तों इमोशनल गैसिंग से अवॉइड जो है बहुत जो है आपने बचना है। इमोशनल गैसिंग नहीं, आपके फेफड़ों की अगर आवाज आ रही है कि इसका आंसर डी है, आपको कुछ नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, नहीं लगाना है आंसर, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अगेन ये कंट्रोलिंग की पावर आपको अभी सीखनी पड़ेगी जब आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमने ना किसी क्वेश्चन का आंसर ए लगाना था, जल्दीबाजी में बी लगा दिया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें टेंशन हो रही है कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या ब्लंडर कर दिया, 2.5 नंबर फ्री के गए। दोस्तों बहुत बार होगा ऐसा, लेकिन आपने बस याद रखना कि अगर गलती हो गई है तो चलो हो जाए, उसको जो है मिट्टी पाओ, अगले क्वेश्चन पे फ्रेश स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप वही हैंगओवर आगे वाले क्वेश्चन पे भी जो है कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप आगे वाले क्वेश्चन में भी गलती के चांसेस बढ़ा दोगे। तो आपने पोस्ट क्वेश्चन ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपने बस याद रखना कि अगर मिस्टेक हो गई है तो चल आगे बढ़ते हैं, कोई बात ही नहीं, आगे वाली मिस्टेक, अब ये वाली मिस्टेक आगे रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो सब पोस्ट मॉक की बात करते हैं। पोस्ट मॉक में सबसे पहले तो आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको मॉक से लर्निंग लेनी पड़ेगी और आपको नेक्स्ट मॉक प्लान करना पड़ेगा। कैसे, हम देखते हैं। देखो सबसे पहले परफॉर्मेंस एनालिसिस, आपको अपना स्कोर कि भाई आपका स्कोर क्या है। अच्छा मेरा स्कोर है 175, इस मॉक टेस्ट में कितनी एक्यूरेसी रही कि भाई मैंने 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मेरे 90 क्वेश्चन सही हैं। तो एक्यूरेसी आपने निकाल ली 90 बाय 115 करके, कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी आपकी आई। अटेम्प्ट कितने किए आपने, 115 किए। कितना टाइम यूज किया कि हाँ मेरा लगभग 2 घंटे में पेपर पूरा सॉल्व हो गया था, जहां पर मैंने 2 राउंड 100 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे, पूरा एकदम आपने अच्छे से अपने लिए चार्ट बना लिया।
फिर आप देखो कि भाई आपकी प्रीवियस मॉक के कंपैरिजन में इस मॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या आपका स्कोर इंप्रूव हुआ, क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हुई, क्या आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई, या आपने चेक करना है। और फिर दोस्तों आपको किसी और के साथ स्कोर चेक नहीं करना है, आपको अपने ही प्रीवियस मॉक के साथ स्कोर चेक करना है। फिर आप कुछ क्वेश्चन को देखिए कि भाई इज योर एक्यूरेसी इंप्रूविंग इवन इफ स्कोर इज नॉट, स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, स्कोर पिछली बार भी 175 था, इस बार भी 175 है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, तो दोस्तों ये अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा क्या कि भाई आर योर अटेम्प्ट्स इंक्रीजिंग बट एक्यूरेसी ड्रॉपिंग, ये नेगेटिव साइन है कि यार मेरे अटेम्प्ट तो मैंने इंक्रीज कर दिए बट एक्यूरेसी और कम हो गई, तो ये आपको अवॉइड करनी सिचुएशन। इज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन, तो यहां पे आप लोगों ने देखना है कि भाई क्यों आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं थी। तो ये आपको हर एक मॉक की छोटी सी एनालिसिस करनी है, बट ये मेन एनालिसिस है कि जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि भाई आप जो है हर क्वेश्चन को 5 कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहली कैटेगरी कि भाई जहां पर आप 100% श्योर थे कि भाई इसका आंसर यही है और वहां पे आपका आंसर भी करेक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग जो है काफी स्ट्रांग है, और ऐसे क्वेश्चंस को आपने जो है स्ट्रांग जोन को आपने स्ट्रांग ही रखना है ताकि आप इस पे और अच्छा आगे भी स्कोर कर पाए। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जहां पे आपने पूरी जो है क्लैरिटी के साथ विद इन टाइम क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा था फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल किस चीज से रिलेट करता है, आपने उसका आंसर कॉन्फिडेंटली मार्क कर दिया। तो ऐसे चीजों पे आपने क्या ध्यान रखना है कि भाई यहां पर आप एक क्विक रिवीजन आप हर बार लें, क्योंकि यहां पे आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और ना ही यहां पर आपने ओवर प्रैक्टिस करनी, जो आता है उस पर ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी, बट इतना जरूर देखना है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें पता हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट हो गया लेकिन मैंने तुक्का मारा था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मतलब मैंने एलिमिनेशन करके लक के बेसिस पे या किसी और तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप लोगों को तुरंत उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन इस बार आया जो है इस फॉर्म में आ गया बट टॉपिक से किसी और फॉर्म में क्वेश्चन अगली बार आ सकता है, तो यहां पे आपने 2-3 क्वेश्चन सिमिलर सॉल्व करने हैं ताकि आपको और बेटर आइडिया लग जाए कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, टॉपिक की पूरी क्लैरिटी हो जाए और फिर आप आगे डील कर पाओ उसको। फॉर एग्जांपल आपसे रेपो रेट पे क्वेश्चन पूछा, आपको इस टाइम नहीं आता था लेकिन तुक्का मार के आपका आंसर सही हो गया, तो आपने इस क्वेश्चन को जो है दोबारा से जो है कंसेप्ट को पढ़ना है और ऐसे 2-3 सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीसरा कि भाई आपने जो आपको आता था लेकिन फिर भी आपने आंसर गलत कर दिया, तो यहां पर आपको कंसेप्चुअल गैप है, यहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग गैप है, क्योंकि आपको लग रहा था कि भाई इसका आंसर 100% ये है लेकिन फिर भी आपने गलत कर दिया। तो ऐसे टॉपिक को तो आपने बहुत स्ट्रांगली रिवाइज करना है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जो है कोई गलती का स्कोप नहीं रखना था। फिर कि भाई सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया, तो यहां पे अगेन आपको जो है बहुत क्लियरली उस क्वेश्चन को दोबारा अप्रोच करना है कि भाई मैं कैसे इस क्वेश्चन को जो है जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है और ये देखना है कि भाई क्या कोई ऐसा ट्रिक था, क्या कोई ऐसा शॉर्टकट था जो मैंने मिस कर दिया। एक ऐसा कि भाई अनअटेम्प्टेड, जो आपने अटेम्प्ट किए तो क्यों आपने अटेम्प्ट किया, कि आपकी टाइम मैनेजमेंट की वजह से अनअटेम्प्ट हुआ या फिर आपको आता ही नहीं था, तो वो अपने रीजन पे जो है एक्शन लेना है। इस तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस होनी चाहिए और आप फिर उसके ऊपर इंप्रूवमेंट एरियाज को नोट कर पाएंगे। लर्निंग से क्या रहेंगी, क्या मेरे वीक कंपोनेंट कौन से थे, वीक टॉपिक्स कौन से थे, क्या मैं टाइम ईटर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाया, ऐसे क्वेश्चन जहां पर मैंने जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया, क्या मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट को चेक किया, क्या मैंने अपने गेस्ट वर्क को चेक किया। तो इन एरियाज को आपने रिव्यू करना है कि भाई कौन सा वीक कंपोनेंट रह गया, कौन से वीक टॉपिक रहेगा। जब आप क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज निकल के आ जाएगी। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत अच्छी, तो हमारे फुल लेंथ मॉक जो आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं 10 फुल लेंथ मॉक और दोस्तों 15,000 प्लस क्वेश्चन है क्वालिटी प्रैक्टिस के लिए, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और आपके लिए एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है। ईपीएफओ 87 की मदद से 87% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। तो ये एक सेशन था जहां पर मैं आपको फुल लेंथ मॉक देने के बारे में जो है क्या सही तरीका है उसको समझा रहा था। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी और ये प्रेजेंटेशन आप लोगों को शेयर भी हो जाएगी हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में। आप ये चार्ट वगैरह वहां पर देख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वी एंजॉयड दिस सेशन, ताकि मैं ऐसे और सेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।